हम अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मलिटी, ठीक है। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट क्या, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ पर आपको फार्मूला बता देते हैं, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं नॉर्मलिटी का, देख लेते हैं कि होता क्या। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा कि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ले रखा, ठीक है। यदि हम जैसे हमें जो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा होगा तो फिर क्या करेंगे, ये देखिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। लीटर से जब हम ml में यूज करते हैं तो यहाँ पर 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता वो हम देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है, या फिर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है ये देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। चलिए हम इस नॉर्मलिटी के इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इक्विवेलेंट पुट करते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ये इक्विवेलेंट पुट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं W सॉल्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर W सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये देखिएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। एक चीज और, अब हम इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ये देखिएगा अगला आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये इक्विवेलेंट वेट एंड ये मोलर मास डिवाइडेड बाय ये एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए इन लीटर, ठीक है। ये आ गया। चलिए एन फैक्टर ये ऊपर ले जाते हैं, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो गया वेट ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फिर से यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा होगा तो फिर क्या करेंगे, वही बात जो हम पहले यहाँ पर करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आ गया। एक चीज देखिएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये मोल्स दे रहा है। ठीक है, ये चीज ये तो आप ये हो गया आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ये हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या कुछ दे रहा बता रहा है, हमने आप पढ़े होंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ये मोल्स के बराबर होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय ये n फैक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये देखिएगा, ये मैं ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो 100 से ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और मुझे नजर आ रहा है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलारिटी होता है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये हो गया मोलारिटी इनटू n फैक्टर, मतलब आप नॉर्मलिटी इसका 2 लिख सकते हैं, मोलारिटी इनटू n फैक्टर। अभी n फैक्टर कैसे निकालेंगे, n फैक्टर एक्चुअली आप रेडॉक्स में पढ़ेंगे कि कैसे n फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, यानी तो फिर ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या, अगला है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअली देखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, ये यहां पर मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट
वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ, ये देखिएगा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर। मान लेते हैं कि मोल्स, ये सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक तो सोल्यूट है, एक ही सोल्यूट है, दूसरा एक सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, एंड टोटल मतलब ये हो गया, मतलब एंड सोल्यूट डिवाइडेड बाय एंड सोलवेंट प्लस एंड सोल्यूट। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट, मोल्स ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली देखिएगा कि हम जब परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें 100 के साथ कंपेयर करते हैं जी, लेकिन जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उससे हम 1 के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू 1 हो जाता। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कभी भी मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है मोर देन 1 नहीं होगा। ठीक है, और नहीं तो कभी भी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी मोर देन नहीं होगा। सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट होगा सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। मैंने माना था कि सॉल्यूशन में एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये 1 के बराबर होगा। ठीक है,